अब यदि हमने ये कहानी बना दी तो 200-250 शब्द तो थोड़ा थोड़ा लिखकर भी हो सकती है, लेकिन जो हमने कहा है उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो एक एक करके इन चरणों को देखते हैं। पहला चरण हमने कहा है उभार या प्रारंभिक उभार। कब से लिया है हमने? 67 से 72 तक, शुरू के 3 साल है। ठीक, मैंने आपसे कहा है कि किसी भी आंदोलन को, विद्रोह को आधार देने के लिए कुछ चीजें चाहिए। एक है विचारधारा, दूसरा है संगठन, तीसरा है नेतृत्व, चौथा है जनाधार, पांचवा है संसाधन। इसी से सफल होगा, इसी से असफल होगा। कई जगह यूज करते हैं इसको। विचारधारा मिली है ऐसी जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, वामपंथ, लेफ्ट विंग, या मूल बात कहें तो वर्ग संघर्ष का साम्यवादी विचार। ये विचार आकर्षित करता था एक राजनीतिक दल को जिसका नाम था सीपीआई। बाद में चीन युद्ध के समय सीपीआई के साथ बन गया था एक संगठन निकलकर सीपीआई एम, विरोध होने से। तो फिर सीपीआई चुनाव जीता था केरल में, लेकिन बाद में सीपीआई एम बनाएगा सरकार बंगाल में, त्रिपुरा में, इन जगहों पर। ये सीपीआई की कहानी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल आउटफिट है, तो ये खुले तौर पर मारपीट, गोली बंदूक नहीं चला सकता। लेकिन फिर भी इसी सीपीआई की प्रेरणा से फिर आगे चलकर वहां राजनीतिक संगठनों का निर्माण शुरू होगा। तो सीपीआई जब एग्रेसिव कम दिखता है तो फिर बनती है AICCCR, यानी सीपीआई से नाराज होकर ये नक्सली लोग जो सीपीआई के साथ हिंसा नहीं कर पा रहे थे, माओ के विचारों को लागू, गुरिल्ला युद्ध करना चाहते थे। तो सीपीआई तो पॉलिटिकल आउटफिट है, वो कैसे गुरिल्ला युद्ध करेगा? तो उसी के नेता चारू कानू अलग हुए और उन्होंने बनाया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। पूरा नाम लिखोगे? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी किसकी है? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी। ये गुरिल्ला वॉर, माओवादी विचार, ठीक है, वर्ग संघर्ष, हिंसात्मक क्रांति से सर्वहारा गणतंत्र, इसको लाने की बात करते थे। ठीक, 69 के अराउंड ये संगठन बनेगा और 69 में ही एक और संगठन बनेगा जिसका नाम होगा दक्षिण देश। ठीक, इससे जुड़ाव होगा चारू मजूमदार का, जिनको पापा जी बोलते हैं, और इससे जुड़ाव होगा कानू सान्याल का। ये लोग जमीनों को छीनकर गरीबों को बांटते थे, कानू सान्याल लोग। ठीक, और भी संगठन आपको नजर आएंगे, पर ये 2-3 संगठन हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, एक और नेता थे कन्हाई चटर्जी, ये शुरुआती नेता बनेंगे। तो आप देखिए, सीपीआईएम है, दक्षिण देश है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी है। एक और संगठन बनेगा यह सीपीआई से ही, जिसका नाम होगा CPI-ML। ML मतलब, तो बाद में ये जो कोऑर्डिनेशन कमिटी होगी यही आगे चलकर बन जाएगी CPI-ML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो फिर वही मैंने जैसे कहा कि इनके संगठनों के हजारों नाम होते हैं, रोज नाम बदलते हैं, रोज नेता बदलते हैं। आप याद करोगे तो आप ही परेशान हो जाओगे। तो शुरुआती 2-4 संगठन याद रख लो, उतना ही काफी है। इसी तरीके से दक्षिण देश आगे जाकर बिहार में ये बन जाएगा MCC, जो फिर 2003 में बनेगा MCCI, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर।
तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप याद रखिए कि CPI-M वो राजनीतिक आउटफिट है जो सपोर्ट करेगा, और चारू मजूमदार इसकी दार्जिलिंग शाखा के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। बाद में चारू बोलेंगे कि नहीं यार ये पॉलिटिकल से काम नहीं चलेगा, हमको टेरर आउटफिट बनाना पड़ेगा। टेरर मतलब आतंकी। तो आतंकी संगठन बनाने के लिए यहां पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज आएगा, जो आगे चलकर CPI-ML के नाम से विस्तार लेगा, और यहां पर दक्षिण देश नाम का संगठन आएगा जो आगे चलकर MCC के नाम से लेगा। ये वाला हिस्सा प्रचलित रहेगा आपका बंगाल में, ये वाला चला जाएगा बिहार में, और एक तीसरा संगठन 70s के मिड में बनेगा PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। तीसरे संगठन का नाम है PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप, और इसका सेंटर बनेगा AP मतलब आंध्र प्रदेश। मोटा मोटा ऐसा सिनेरियो याद रखिए। आगे चलकर ये तीनों आपस में मिलकर 2004 में बनाएंगे। ये सारे जो संगठन है ना, ये आगे चलकर MCCI हो जाएगा, और ये सब मिलाकर बनाएंगे CPI माओइस्ट। यही इस समय ये सब मिलकर बनाएंगे CPI माओवादी। बीच में आपको संगठनों के बिसाऊ, गैर बिसाऊ, है ना, सत्यनारायण सिंह, SNS, ऐसे हर तीसरा आदमी अपने नाम से संगठन बनाएगा। लेकिन मोटा मोटा ये मम्मी पापा हैं जिनसे ये बच्चा हुआ है, ठीक है, और यही बच्चा है जो हमको इस समय परेशान कर रहा है, जिसका नाम है CPI माओवादी। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैंने कहा ये माँ बाप है और ये बच्चा है, ठीक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ये चार्ट याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आज तक की कहानी कह दी है, शुरुआत में ये लोग हैं, तो चारू है, कानू है, कन्हाई है, कन्हाई, हाँ तन्हाई नहीं, कन्हाई चटर्जी, चारू मजूमदार, कानू सान्याल। अब आपके पास देखिए विचारधारा है, संगठन है, फिर क्या है, नेता है। ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए? किसान प्लस मजदूर की, यानी ये लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वहारा की, और देश में सर्वहारा होते हैं 95%, बुर्जुआ होते हैं 5, तो जनता तो इनसे जुड़ेगी। और रही संसाधन की बात, तो चीन ने कहा मैं हूं ना, रिसोर्सेस मिलेंगे एंटी इंडियन फोर्सेस से, और चीन के साथ 62 से ही पंगा है, समझ गए? तो चीन के माध्यम से माओवादी संगठनों को संसाधन मिल रहे हैं। अब आपको पता चला कि नक्सलवाद वास्तव में कैसे फला फूला। तो इन सब कारणों से एक आंदोलन, एक विद्रोह पैदा होता है जिसे नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियां हैं जिनसे ये फैल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, चारू मजूमदार को पापा क्यों कहते हैं? भाई किसी को पापा कह रहे हैं नक्सलवाद के पिताजी, तो उसने कुछ किया होगा। तो चारू मजूमदार जब जंगल संथाल, विमल पाल यानी नक्सलवाद की भावना फैलती है, तो चारू मजूमदार 8 आर्टिकल्स लिखते हैं जिनका नाम था तराई दस्तावेज। इसमें वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को बेस बनाकर, यानी वर्ग संघर्ष के विचार को बेस बनाकर जस्टिफाई करते हैं जो हत्याएं हुई थी ना, अरे विमल पाल ने घर जलाया, जंगल संथाल ने गोली मारा, तो इसमें ये नक्सली घटनाओं का समर्थन करते हैं और सर्वहारा की लड़ाई का प्रसार करते हैं। इसी को कहा जाता है आज के दौर में नक्सली साहित्य। तो ये तराई दस्तावेज कहलाते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नक्सलिज्म। एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं, सबसे बड़ा ग्रंथ, ठीक। तो नक्सलवाद की सबसे बड़ी किताब किसने लिखी? इसलिए चारू मजूमदार क्या हैं, समझ गए?
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।